सिनेरियो निकल कर आ रहे हैं, पैन आउट हो रहे हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं जियोस्फीयर कैपिटल के मैनेजिंग पार्टनर अरविंद सेंगर। मॉर्निंग मिस्टर सेंगर, वेलकम टू ईटी नाउ स्वदेश। जिस तरह की खबरें आ रही हैं, अगर आप इंटरनेशनल मीडिया हाउसेस को देखें तो वहाँ तो इस तरह की बातें की जा रही हैं कि साइबर अटैक्स तक करने की बात हो रही है रशिया की तरफ से यूक्रेन पर, और इन्वेजन की बात की जा रही है कि शायद जल्द ही इन्वेजन की भी पॉसिबिलिटी दिखती है। एक तरफ यूएस दूसरे नए सैंक्शंस लगाने की बात करता है इकोनॉमिक सैंक्शंस के बाद। अब कैसे पैन आउट होती हुई देख रही हैं आप जियोपॉलिटिकल सिनेरियो? कितना टेंस दिख रहा है आपको माहौल? बिल्कुल बहुत ज़्यादा टेंस दिख रहा है, क्योंकि मेरी तो इतना जल्दी इतना बढ़ जाएगा ये मेरा एक्सपेक्टेशन नहीं था। लेकिन अभी तो काफ़ी सब तरह से लग रहा है कि चीज़ें गर्म होती जा रही हैं। रूस पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा, बल्कि और आगे बढ़ने की का खतरा है कि वो यूक्रेन में अभी तो जो पूर्वी भाग था उसमें आने की बात हो रही थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि वो शायद आगे और भी बढ़ेगा और पूरे यूक्रेन पे हमला करने का काफ़ी रिस्क लग रहा है। तो इस माहौल में मार्केट्स कहीं ऊपर नहीं जा सकते, क्योंकि इससे बहुत मतलब रिस्क और तरह की बढ़ेगी। इसमें यूएस और रूस का कोई डायरेक्ट वो तो नहीं होने वाला कि कोई उनका डायरेक्ट एक दूसरे के ऊपर अटैक हो, लेकिन इसमें अगर यूएस सैंक्शंस, और यूएस नहीं सिर्फ यूरोप सैंक्शंस और बढ़ाएगा, तो उसके रिटेलिएशन में उसके खिलाफ रूस क्या करेगा ये नहीं कह सकते। अब हम जैसे ऑयल, तेल की और गैस की बात करें तो रूस बड़ी आसानी से थोड़ा सा भी अगर कम कर दे अपना बिक्री यूरोप को और बाकी दुनिया को, तो उससे ऑयल और गैस की प्राइसेस बहुत बढ़ सकती हैं। तो उसमें नुकसान रूस को इतना नहीं होगा, क्योंकि वो तो प्रोड्यूसर है, एक्सपोर्टर है, लेकिन उसमें यूरोप और यूएस को नुकसान हो सकता है। तो इसमें किस तरह से आगे कौन क्या कदम लेगा ये कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन इसमें मार्केट्स में तो बहुत अनसर्टेनिटी और रिस्क के कारण मार्केट्स गिरेंगे ही जब तक कि ये साफ नहीं हो जाए कि क्या किधर सिचुएशन जा रही है। राइट, गुड मॉर्निंग अरविंद। अरविंद, हमने आपके साथ एक स्पेशल शो किया था इन रिस्क्स को हाईलाइट करने के लिए अपने व्यूअर्स के लिए, और ऑयल पे कुछ ही समय पहले, और जिस हिसाब से आपने गाइड किया था वैसे ही नैरेटिव प्ले होता हुआ नजर आ रहा है। आप कह रहे थे कि कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, मार्केट में जंप नहीं करना चाहिए, धीरे धीरे फेज्ड वे में पोजीशन बनाएं। आपको इस समय वैल्यूएशन कंफर्ट कहाँ पे मिल रहा है एज फार एज इंडियन मार्केट्स गो? कौन से सेक्टर्स, स्पेसेस? क्योंकि ये हम लोग 6 दिन से नीचे हैं और इवन यूएस मार्केट करीब 20% आ गया है, बेयर टेरिटरी में घुस रहा है, तो कहीं ना कहीं तो ये सब फुली फैक्टर्ड इन होगा। आपका क्या थॉट है, आप कैसे एक्ट करेंगे? हाँ, ये फुली फैक्टर्ड होने में तो अभी टाइम है, क्योंकि मार्केट्स की वैल्यू अगर आप इंडिया के मार्केट्स की देखना चाहें तो इसको इस हिसाब से देखना चाहिए कि इंडिया का जो पी है वो लॉन्ग टर्म एवरेज के नीचे आ गया। कितना नीचे आ गया? तो अभी लॉन्ग टर्म एवरेज के नीचे नहीं आया है। तो ये कहना कि बहुत सस्ता हो गया तो अभी तो नहीं कह सकते, लेकिन इंडिविजुअल स्टॉक्स में देखना पड़ेगा कि अगर आपको कोई स्टॉक्स जो कि एनर्जी में हुए, इंडिया में हालांकि कम है, या किसी मेटल्स में हुए जहाँ पे कि रूस के इस हमले से कुछ उसमें अड़चन आएगी एक्सपोर्ट्स में रूस से, तो वो एरियाज में एक एरिया है जहाँ पे कि मेरे ख्याल से मेटल्स माइनिंग में, और अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो जैसे गोल्ड जैसा हुआ या रियल एस्टेट हुआ, इन एरियाज में मेरे ख्याल से लोग बाग ज्यादा कॉन्फिडेंस रखेंगे, इसके बावजूद के कहें कि कोई नई इंटरनेट कंपनीज या कोई ऐसी टाइप की कंपनीज। फाइनेंशियल्स का ऐसा है कि मेरी सबसे बड़ी अभी ये मुझे कई महीनों से रिस्क लग रही है कि आरबीआई जो है वो बिहाइंड द कर्व है। उसने बहुत एक प्रो ग्रोथ पाथ लिया है और उसमें इन्फ्लेशन का ध्यान नहीं दिया है। तो उसकी आरबीआई को अगर जल्दी से कोर्स करेक्शन करना पड़ा और रेट जल्दी बढ़ाने पड़े, तो उसमें कौन से सेक्टर्स उसमें हर्ट होंगे वो भी देखने वाली बात है। उसके लिए भी संभाल के रहना पड़ेगा कि हायर रेट्स का नेगेटिव इफेक्ट भी आ सकता है। राइट, अरविंद, गोल्ड के प्राइसेस पे कैसा मूवमेंट दिख रहा है आपको? मैं डेटा देख रहा था,
जिस हिसाब से रिस्क, ग्लोबल रिस्क इमर्ज हुआ है, गोल्ड बहुत ज़्यादा रैली नहीं हुआ है। आई मीन 8-9 साल से चला नहीं था, $1900 के आसपास ही घूम रहा है। इन नॉर्मल सिनेरियो काफ़ी शूट अप हो जाना चाहिए। थोड़ा रिलक्टेंट मूव नहीं लग रहा है आपको गोल्ड में? हाँ, इसलिए मैं गोल्ड इतना ज्यादा नहीं पसंद करता हूँ। वो रिस्क में रखने के लिए लायक है, लेकिन मेरे ख्याल से जो इन्फ्लेशन में जो कमोडिटीज हैं, कमोडिटीज जो कि काम की कमोडिटीज हैं, इंडस्ट्रियल कमोडिटीज हैं, आपकी एल्यूमिनियम हुई, कॉपर हुई, जिंक हुई, या कोल हुआ, या ऑयल एंड गैस हुआ, इसकी ज्यादा मुझे कॉन्फिडेंस है कि इसमें लोग बाग सिर्फ खतरे से बचने के लिए नहीं, बल्कि क्योंकि डिमांड भी बढ़ रही है कुछ इन चीजों की, उसके फायदे से ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। लेकिन गोल्ड का कह नहीं सकते, ये हमेशा पास्ट कॉन्फ्लिक्ट्स में हेवन रहा है, इस बार नहीं रहा अभी तक। लेकिन इसका क्या होगा मुझे कह नहीं सकते। लेकिन मैं कहता हूं कि इन्फ्लेशन में डिवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखना चाहिए, गोल्ड में ज्यादा नहीं डालना चाहिए। लेकिन मार्केट में अगर डालना है तो मार्केट में जिस सेक्टर से इन्फ्लेशन से थोड़ा प्रोटेक्शन मिले, उनमें ध्यान देना चाहिए। अरविंद जी, गुड मॉर्निंग। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। गोल्ड के मुकाबले एल्यूमिनियम बेस्ड मेटल्स की चाल में हम ज़्यादा अभी एक्शन देख भी रहे हैं। हालांकि सेफ हेवन कमोडिटी के तौर पर बुलियन मार्केट में गोल्ड सिल्वर में भी तेज़ी है, लेकिन कच्चे तेल की चाल जिस तरह से हम देख रहे हैं, लगातार रशिया यूक्रेन के टेंशन्स का एक इम्पैक्ट है जो कि क्रूड पर बन रहा है। अब क्रूड की अगर बात करें, भारत देश क्रूड रिक्वायरमेंट्स का एक मेजॉरिटी हिस्सा इंपोर्ट करता है। अब कच्चे तेल के जो रेट्स हैं उन्हें बढ़ना, या $1 प्रति बैरल भी कच्चे तेल का रेट बढ़ना इंपोर्ट बिल पर बड़ा असर डाल सकता है। कच्चे तेल पर और नेचुरल गैस, इनफैक्ट एनर्जी पैक पर आपका नजरिया क्या होगा? मेरा तो ये ख्याल था कि ये क्रूड ऑयल जो है वो $100 पहुंचने वाला था बिना यूक्रेन रशिया के टेंशन के, क्योंकि जैसे ओमिक्रॉन और कोविड से इकोनॉमीज निकल रही हैं, वैसे डिमांड बढ़ेगी और इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री ने किया नहीं है। तो मेरे ख्याल से तो जो ये क्रूड, अगर टेंशन खत्म भी हो गई तो क्रूड तो बढ़ने का चांसेस मेरे ख्याल से काफी हैं। तो मेरे ख्याल से तो ये तो एक नेगेटिव इंडिया के लिए रहेगा ही कि क्रूड की प्राइसेस तो थोड़ा टेम्पररी अगर गिरेंगी भी, तो एक तो अगर यूक्रेन रशिया का टेंशन और बढ़ा तो 100 के ऊपर तो जाना बहुत आसान है, लेकिन अगर घटा भी तो लॉन्ग टर्म घटेगा नहीं, कुछ हफ्तों कुछ महीनों के लिए घट सकता है। और हो सकता है कि ईरान के साथ यूएस और P5 की डील हो जाए, और अगर वो हो गई तो हो सकता है कि थोड़ा सा ईरान का थोड़ा क्रूड को कंट्रोल में रहे और उसमें तेल के दाम, तेल की प्राइसेस कम हो जाए। लेकिन मेरे ख्याल से तो अगर आप फोर्थ क्वार्टर इस साल को देखें तो मेरे ख्याल से अगर यूक्रेन टेंशन चला गया, अगर ईरान वापस आ गया, उसके बावजूद मेरे ख्याल से ऑयल की प्राइसेस 100 के ऊपर जाने वाली है। तो मेरे ख्याल से इसका तो इंडियन इन्वेस्टर्स को संभल के और ध्यान में रख के इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। ऑलराइट, तो वहाँ तो रिस्पाइट आने की अरविंद एक्सपेक्टेशन या फिर संभावना या फिर उम्मीद करनी चाहिए जब ईरान न्यूक्लियर डील हो वहाँ, या फिर यूएस अपने रिजर्व से सप्लाई बढ़ाए तो क्रूड की प्राइसेस को चेक इन किया जा सके। आपको लगता है अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो यहाँ पर एक चेक किया जा सकता है क्रूड के प्राइसेस को? क्या ये पॉसिबिलिटी दिखती है कि यहाँ पर शायद फास्ट एक्शन होगा? क्योंकि कल मुझे याद है अजय भी ये बात डिस्कस कर रहे थे कि भले ही 1 करोड़ बैरल प्रोड्यूस करता हो रशिया एक दिन में, लेकिन अगर इंडिया की खपत बोलें, यानी वो 10% ऑफ द ग्लोबल रिजर्व तो जरूर है, लेकिन सिर्फ 1% ऑफ इंडियन कंजम्पशन है, तो हमें कितना बड़ा फर्क पड़ेगा? जाहिर तौर पर क्रूड की 10 रुपए पर बैरल अगर पड़ता है तो हमारे लिए लगभग 13 लाख रुपए इंपोर्ट बिल डेफिसिट हमारा बढ़ जाता है। ऐसे में हम इसे क्या एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए कि वेनेजुला से सप्लाई, ईरान न्यूक्लियर डील, इन जगहों से, इन फ्रंट से शायद किसी तरह की एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए ताकि क्रूड के प्राइसेस चेक इन हो पाए? मेरे ख्याल से एक तो जो आपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स का पूछा, तो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स कुछ महीने पहले यूएस और जापान और इंडिया और कई देशों ने अनाउंस किए थे। उसका टोटल जो साइज था वो दुनिया की टोटल डिमांड का करीब एक दिन की डिमांड का भी आधा था। तो अगर और उतना ही किया तो आधे दिन की डिमांड से कुछ नहीं होने वाला। लेकिन अगर ईरान वापस आ गया और थोड़ी
डिमांड भी घटी क्योंकि प्राइसेस बहुत बढ़ गई। तो क्रूड $10 गिरना ऐसा कोई इतना $10 ऊपर नीचे होना तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो क्रूड $10 तो आसानी से गिर सकता है। अगर यूक्रेन टेंशंस कम हो गई, रशिया यूक्रेन की टेंशंस, और ईरान वापस आ गया तो क्रूड 80-85 तक गिर सकता है। लेकिन मेरा कहने का जो मतलब है कि ये टेम्पररी रहेगा। डिमांड अगर फिर से वापस आई, जैसे लोग ट्रैवल करने लगे और बाकी नॉर्मल डिमांड आ गई, जैसे कि इकोनॉमीज रिकवर होने लगी, तो ये तो सप्लाई डिमांड की प्रॉब्लम यूक्रेन के पहले से थी। यूक्रेन रशिया की रिस्क के पहले ऑलरेडी क्रूड बढ़ चुका था, और ये टेम्पररी रिलीफ मिल सकती है कि 10, 15, $20 गिर सकता है। लेकिन इसके लिए कई चीजें होनी पड़ेगी। सडनली रूस को अपना एटीट्यूड बदलना पड़ेगा, अपनी रिस्क कम करनी पड़ेगी, और फिर ईरान आना चाहिए, और फिर बाकी चीजें थोड़ा और होनी चाहिए। तो इस सब का मतलब, अगर दुनिया लकी रही तो 80-85 पे गिर सकता है। लेकिन मेरे ख्याल से तो 80-85 के नीचे देखना मुश्किल है इस टाइम, और वो भी टेम्पररी रहेगा मेरे ख्याल से। इसका डायरेक्शन अपवर्ड ही रहेगा, डाउनवर्ड नहीं रहेगा। राइट कि काफ़ी कॉन्ट्रेरियन व्यू आ रहा है आपकी तरफ से अरविंद, और आप इतने डेकेड से ऑयल मार्केट और मार्केट ओवरऑल देख रहे हैं। आज आपकी वॉइस में मेरे को थोड़ा सा कंसर्न नज़र आ रहा है। बट एनीवेज, आज हमसे बात करने के लिए और हमारे व्यूअर्स को समझाने के लिए कि इस पैनिक लाइक सिचुएशन में कैसे चीज़ों को अप्रोच करें, उसके लिए सुबह सुबह हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।